हेलो, दिस इज़ अ न्यू लेक्चर ऑफ द आरसीसी। इसमें हम लोग 2 वे स्लैब की डिज़ाइनिंग और एनालिसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंडीशंस ऑफ 2 वे स्लैब। तो इसकी जो पहली कंडीशन है कि स्लैब सपोर्टेड ऑन ऑल 4 साइड्स, मतलब जो ये स्लैब है ये इसमें सपोर्ट चारों तरफ होना चाहिए। और दूसरी चीज़ है जो इसका LY/LX का रेशियो होता है, स्पैन रेशियो होता है, वो 2 से छोटा होना चाहिए। इन 2 वे स्लैब द मेन इन्फोर्समेंट आर प्रोवाइडेड इन बोथ डायरेक्शंस ऑफ LY एंड LX, मतलब LY और LX दोनों ही डायरेक्शन में हम जो सपोर्ट का मेन इन्फोर्समेंट होता है वो प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंट मेथड्स टू डिज़ाइन 2 वे स्लैब। तो पहला है रैंकिन-ग्रासहोफ थ्योरी। रैंकिन-ग्रासहोफ थ्योरी फॉर द सिंपली सपोर्टेड स्लैब्स के लिए होती है। इन दिस थ्योरी द स्लैब्स कॉर्नर्स आर नॉट हेल्ड डाउन, दे आर अलाउड टू बेंड, नॉट प्रिवेंटिंग फ्रॉम अपलिफ्टिंग। इसका ये मतलब है कि इसमें जो स्लैब होती है वो सपोर्ट्स पर बस रखी होती है। जब इस पर लोड लगता है तो ये स्लैब इस तरह से टर्न कर सकती है और ये सपोर्ट्स पे इस तरह से उठ सकती है आराम से। इसको यहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं होता इन सपोर्ट्स पे यहाँ पर। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे जब हर जगह सैगिंग ही हो रही है तो यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट डेवलप होता है, कहीं पर भी नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट डेवलप नहीं होता है। Next method है Marcus method. Marcus method is an improvement over Rankine-Grashof theory. This method is used to design simply supported slab when edges and corners are not free to lift. इस मेथड में क्या होता है, जैसे हम लोगों ने लास्ट मेथड में देखा था कि हमारे स्लैब के कॉर्नर्स को हेल्ड डाउन नहीं किया गया था। जो हमारी स्लैब पे लोड आ रहा था तो हमारी स्लैब कॉर्नर्स पे सपोर्ट के पास में ऐसे उठ जा रही थी। लेकिन इस मेथड में क्या होता है, जब हमारी स्लैब पे लोड आता है तो हमारे स्लैब के जो कॉर्नर्स होते हैं वो हेल्ड डाउन होते हैं। तो जब हमारी स्लैब पे लोड आता है तो हमारी स्लैब में कुछ इस तरह से डिफॉर्मेशन होता है, एक वेव टाइप बनती है। इस तरह हमारी स्लैब 3 पार्ट में बढ़ जाती है। एक सेंटर पार्ट होता है जहाँ पे लोड आता है, जहाँ पे सैगिंग हो रही होती है, यहाँ पे पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट होता है। तो इस वजह से यहाँ क्या होता है, हमारी स्लैब के ऊपरी पार्ट में तो कंप्रेशन आता है जबकि निचले पार्ट में टेंशन आता है। तो यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट की वजह से पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं और नीचे वाले पार्ट में यहाँ पे हम लोग रीइंफोर्समेंट देते हैं। लेकिन जो हमारी स्लैब का जो सपोर्ट के पास वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पर ऊपर टेंशन आती है, नीचे कंप्रेशन आता है और ऊपर हम लोग यहाँ पर टेंशन में रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट आता है। नेक्स्ट है IS कोड मेथड। ये इंपॉर्टेंट मेथड होता है। इसमें हम लोग दोनों ही तरह के कॉर्नर्स आर नॉट हेल्ड डाउन, कॉर्नर्स हेल्ड डाउन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग केस बात करेंगे वो होती है सिंपली सपोर्टेड स्लैब, मतलब कॉर्नर्स आर नॉट हेल्ड डाउन। इस मेथड में हमको IS कोड द्वारा प्रोविजंस दिए जाते हैं, जिसमें से पहला जो क्लॉज है वो है D2.1, जिसमें ये बोलता है मूवमेंट पर यूनिट विड्थ इज गिवन बाई mx इक्वल टू अल्फा एक्स इंटू डब्ल्यू इंटू LX स्क्वायर और my इक्वल टू अल्फा वाई इंटू डब्ल्यू इंटू LX स्क्वायर। जहाँ पर हमारा जो mx और my होता है मूवमेंट ऑन स्ट्रिप ऑफ यूनिट विड्थ स्पैनिंग LX एंड LY रेस्पेक्टिवली, और अल्फा एक्स एंड अल्फा वाई ये हमारे होते हैं मूवमेंट कोफिशिएंट गिवन इन टेबल 27। नेक्स्ट क्लॉज होता है एटलीस्ट 50% ऑफ द AST positive should extend to the support, the remaining 50% should extend within the 0.1 LX और 0.1 LY of the support as appropriate। इसका ये मतलब है, जैसे हमारी स्लैब है, हम लोग यहाँ से LX डायरेक्शन से देख रहे हैं तो हमें LY लेंथ दिखेगी। तो इसका ये मतलब है कि एटलीस्ट 50% ऑफ AST पॉजिटिव शुड एक्सटेंड टू द सपोर्ट। AST पॉजिटिव मतलब जो टेंशन में हम लोग नीचे साइड में जो रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं वो वाला रीइंफोर्समेंट। और ये कह रहा है कि एटलीस्ट 50% ऑफ AST पॉजिटिव, मतलब जो टोटल AST आया है उसका 50% हम लोग सपोर्ट तक एक्सटेंड करते हैं और जो बाकी 50% होता है वो सपोर्ट से 0.1 LX और 0.1 LY तक हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो मतलब जैसे हम लोगों के पास AST आया तो हम लोग उसका आधा सपोर्ट तक एक्सटेंड करते हैं और जो दूसरा मतलब जो बचा हुआ आधा होता है उसको हम लोग 0.1 LY सपोर्ट से 0.1 LY डिस्टेंस तक एक्सटेंड करते हैं। नेक्स्ट प्रोविज़न है देयर इज़ नो टॉर्जन डेवलप्ड एट द कॉर्नर्स ड्यू टू नॉट होल्डिंग डाउन दैम, दैट्स वाई देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर द टॉर्जन डेवलपमेंट। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे हम लोगों स्लैब को चूँकि हेल्ड डाउन नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का टॉर्जन डेवलप नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे जो टॉर्जन रिलेटेड जो रिइंफोर्समेंट होता है वो हम लोग यहाँ पर नहीं प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है रिस्टेंट स्लैब, कॉर्नर्स आर हेल्ड डाउन। इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे जो कॉर्नर्स होते हैं वो ऊपर नहीं उठ पाते हैं। तो इसमें जो हमारा D1.1 है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पर यूनिट विड्थ इन द स्लैब इज इक्वल टू द mx इक्वल टू अल्फा एक्स इंटू डब्ल्यू इंटू LX स्क्वायर और my इक्वल टू अल्फा वाई इंटू डब्ल्यू इंटू LX स्क्वायर।
अल्फा एक्स एंड अल्फा वाई आर रेफर्ड फ्रॉम द टेबल 26 पेज 91। तो हमें टेबल 26 में अल्फा एक्स और अल्फा वाई की वैल्यूज़ दी गई हैं जब हमारे कॉर्नर्स आर हेल्ड डाउन, और टेबल 27 में हम लोगों को अल्फा एक्स और अल्फा वाई की वैल्यू दी गई हैं जब कॉर्नर्स आर नॉट हेल्ड डाउन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे 4 तरह के मूवमेंट जनरेट होते हैं, एम एक्स पॉजिटिव, एम एक्स नेगेटिव, एम वाई पॉजिटिव, एम वाई नेगेटिव। इसका ये मतलब है कि जैसे हम लोगों ने जब ओके नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पैनल। मतलब टाइप्स ऑफ पैनल मतलब हम लोग यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये सारी स्लैब्स हैं, यहाँ पे कोई स्लैब नहीं है, तो हम लोग इनको जैसे रिप्रेजेंटेशन करना होता है या हमें कोई स्लैब पर्टिकुलर स्लैब बतानी है तो हम लोग उसको कैसे बताते हैं हम लोग ये देखते हैं। तो जैसे सबसे पहला जो है, पहला है इंटीरियर पैनल। इंटीरियर पैनल मतलब ऐसा पैनल या ऐसी स्लैब जो चारों तरफ से ही उसके स्लैब्स हों। तो जैसे यहाँ पे देखिए ये एक ऐसी स्लैब है जिसके चारों तरफ स्लैब हैं, तो ये होती है इंटीरियर पैनल। सेकंड है वन शॉर्ट एज डिसकंटिन्यूस। मतलब कोई एक छोटी एज जो है वो डिसकंटिन्यूस है, मतलब उसके बाद उस पर कोई भी स्लैब नहीं हो। जैसे यहाँ पे ये देखिए ये वाली ऐसी स्लैब है, इसकी शॉर्ट एज 3 मीटर है, लॉन्ग एज 5 मीटर है, और ये वाली एज इसके इधर भी कोई भी स्लैब नहीं है, तो ये हो जाएगी वन शॉर्ट एज डिसकंटिन्यूस। और सेम ऐसे ही यहाँ पे ये 4 मीटर वाली और 7 मीटर वाली जो स्लैब है ये इसकी एक शॉर्ट एज डिसकंटिन्यूस है, इसके इधर भी कोई स्लैब नहीं है। फिर आती है वन लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूस। मतलब कोई भी एक बड़ी एज जो हो वो डिसकंटिन्यूस हो। तो जैसे देखिए 3 ये वाली है जो 6 और 5 की, तो इसमें शॉर्ट लॉन्ग एज है वो डिसकंटिन्यूस है, इसके इधर कोई स्लैब नहीं है। ऐसे ये वाली जो है 6 और 4 की, इसके इधर कोई भी वो नहीं है, तो ये वन लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूस। फोर्थ हो जाएगी 2 एडजेसेंट एजेस डिसकंटिन्यूस। मतलब जो अगल बगल की जो एजेस हैं वो डिसकंटिन्यूस हो। तो जैसे देखिए ये 6-5 वाली जो स्लैब है ये इसके इधर कोई स्लैब नहीं है, इसके इधर कोई स्लैब नहीं है, तो 2 एडजेसेंट एजेस डिसकंटिन्यूस। ऐसे ये वाली हो जाएगी और ये वाली हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। फिर उसके बाद है 2 शॉर्ट एजेस डिसकंटिन्यूस। इसका ये मतलब है जैसे देखिए ये शॉर्ट एजेस हैं 3 और 5 वाली है, तो ये दोनों ही एजेस शॉर्ट डिसकंटिन्यूस हैं, तो ये हो जाएगी 2 शॉर्ट एजेस डिसकंटिन्यूस। सिक्स्थ है 2 लॉन्ग एजेस डिसकंटिन्यूस। मतलब ये देखिए लॉन्ग एजेस ये वाली हैं तो ये डिसकंटिन्यूस हो गई, लॉन्ग एजेस डिसकंटिन्यूस। सेवन्थ है 3 एजेस डिसकंटिन्यूस, वन या फिर वन लॉन्ग एज कॉन्टिन्यूस। तो इसमें देखिए 3 एजेस डिसकंटिन्यूस हो गई या फिर वन लॉन्ग एज जो है वो कॉन्टिन्यूस हो गई, ऐसे भी इसको बोल सकते हैं। फिर है 8th है 3 एजेस डिसकंटिन्यूस, वन शॉर्ट एज कंटिन्यूस। तो देखिए 3 एजेस डिसकंटिन्यूस, वन शॉर्ट एज, और ऐसे ये वाली हो जाएगी 3 एजेस डिसकंटिन्यूस, वन शॉर्ट एज कॉन्टिन्यूस। फिर हो जाएगा 4 एजेस डिसकंटिन्यूस। मतलब इसमें देखिए ये चारों ही इसमें जो है साइड्स हैं वो डिसकंटिन्यूस हैं, इसके किसी भी तरफ। जैसे इंटीरियर पैनल था उसमें चारों तरफ स्लैब थी, लेकिन ये है ये एक अपनी अलग ही स्लैब है, इसके चारों तरफ कोई भी स्लैब नहीं है। ओके नेक्स्ट क्लॉज 1D 1.2, इसमें बोला जा रहा है स्लैब आर कंसीडर्ड एज ए डिवाइडेड इन ईच डायरेक्शन इनटू मिडिल स्ट्रिप एंड एज स्ट्रिप एज शोन इन फिगर। इसमें क्या होता है कि हमारी स्लैब को मिडिल स्ट्रिप और एज स्ट्रिप्स में डिवाइड किया जाता है, और ये कोड बोलता है कि हर एक डायरेक्शन में जो एज स्ट्रिप्स होंगी उनको LX/8 LX/8 में, और मिडिल स्ट्रिप को 3/4 LX में डिवाइड किया जाएगा। और ऐसे ही जो वाई डायरेक्शन में भी एज स्ट्रिप को LY/8 और LY/8 और 3/4 LY में डिवाइड किया जाएगा। एक्स डायरेक्शन में ये हो जाएगी हमारी मिडिल स्ट्रिप, ये हो जाएगी हमारी एज स्ट्रिप, और ऐसे ही वाई डायरेक्शन में ये हो जाएगी हमारी एज स्ट्रिप और ये हो जाएगी हमारी middle strip. Next D 1.3, the maximum moment calculated as in D 1.1 apply only to the middle strip and no distribution shall be made. The reinforcement calculated from the moments as per D 1.1 are applicable for the middle strips only. इसका ये मतलब है कि जो हम लोगों ने इस फॉर्मूले से जो हम लोगों ने मूवमेंट कैलकुलेट किया था वो सिर्फ हमारी मिडिल स्ट्रिप के लिए एप्लीकेबल होता है, और इसी फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करके, इस मूवमेंट को यूज़ करके जो हम लोग रीइंफोर्समेंट निकालेंगे उस मूवमेंट को हम लोग सिर्फ मिडिल स्ट्रिप में ही प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है D 1.7, इन एज स्ट्रिप मिनिमम रीइंफोर्समेंट सेल बी प्रोवाइडेड। और जो एज स्ट्रिप्स होती हैं उसमें हम लोग मिनिमम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है क्लॉज D 1.4, पॉजिटिव मूवमेंट रीइंफोर्समेंट मीन्स जो हम लोग रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव मूवमेंट को रजिस्ट करने के लिए प्रोवाइड करते हैं। ये रीइंफोर्समेंट हम लोग स्लैब में निचली लेयर में बॉटम लेयर में प्रोवाइड करते हैं। 100% रीइंफोर्समेंट सेल कंटिन्यू अप टू 0.15 L फ्रॉम डिसकंटिन्यूअस एज एंड अप टू
0.25L from continuous edge and at least 50% of reinforcement shall continue up to the support। इसका ये मतलब है 100% reinforcement shall continue up to 0.15L फ्रॉम डिसकंटिन्यूस एज, मतलब डिसकंटिन्यूस एज से 0.15L तक हम लोगों को 100% रिइंफोर्समेंट ले ही जाना है। मतलब जितना भी रिइंफोर्समेंट है 0.15L तक ले जाना है। जैसे मान लीजिए ये हमारी डिसकंटिन्यूस एज है, ऐसे ये डिसकंटिन्यूस एज है, तो 0.15L देखिए ये है, यहाँ से यहाँ तक की इस सपोर्ट से यहाँ तक की जो 0.15Ly हो गई और ऐसे ही 0.15Lx हो गई। तो 100% रिइंफोर्समेंट यहाँ तक जाएगा ही डिसकंटिन्यूस एज के, उसमें 0.15L की डिस्टेंस तक जाएगा ही जाएगा यहाँ तक। ठीक, नेक्स्ट है 0.25L फ्रॉम द कॉन्टिन्यूस एज। डिसकंटिन्यूस एज में 0.15L था, ऐसे ही कॉन्टिन्यूस एज पे जहाँ पे बगल में स्लैब हो गई वहाँ पे हम लोग 0.25L तक रिइंफोर्समेंट को ले जाते हैं। तो जैसे यहाँ से यहाँ तक 0.25, तो जो हमारा रिइंफोर्समेंट आएगा वो इस जोन तक आएगा। फिर होता है एटलीस्ट 50% रिइंफोर्समेंट सेल कंटिन्यू अप टू द सपोर्ट, और जो 50% रिइंफोर्समेंट है, एटलीस्ट 50% रिइंफोर्समेंट सेल कंटिन्यू अप टू द सपोर्ट, और मतलब कम से कम 50% जो हमें रिइंफोर्समेंट है वो हम लोगों को सपोर्ट तक ले जाना ही ले जाना चाहिए। मतलब 50% से कम 50% रिइंफोर्समेंट हमको सपोर्ट तक ले जाना ही ले जाना है। जैसे हम लोगों ने देखिए ये आया, ये एक रिइंफोर्समेंट आया, ये हम लोग यहाँ तक ले गए हैं, पूरे सपोर्ट तक ले गए हैं ये वाले जो रिइंफोर्समेंट हैं। और ऐसे ही इस डायरेक्शन में देखिए ये वाले रिइंफोर्समेंट हम लोग पूरे सपोर्ट तक ले गए, और ये वाले रिइंफोर्समेंट 0.15Lx तक हम लोगों ने रोके हैं, और ऐसे ही 0.15Ly तक ये रोके हैं और ये पूरे सपोर्ट तक ले गए हैं। ऐसे ही यहाँ पे 0.25Lx तक रोके हैं और ये पूरे सपोर्ट तक ले गए हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये D1.4 पे क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। नेक्स्ट है D1.5 अबाउट नेगेटिव मोमेंट रिइंफोर्समेंट एट कॉन्टिन्यूस एज। कॉन्टिन्यूस एज नेगेटिव मोमेंट रिइंफोर्समेंट मतलब जो हम लोगों को नेगेटिव मूवमेंट रोकने के लिए जो हम लोगों को रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना होता है वो वाला होता है, और ये अपर लेयर में प्रोवाइड किया जाता है। और इसमें ये होता है 100% रिइंफोर्समेंट सेल कंटिन्यू अप टू 0.15L फ्रॉम सपोर्ट, और एंड एटलीस्ट 50% ऑफ रिइंफोर्समेंट सेल कंटिन्यू अप टू 0.30L फ्रॉम द सपोर्ट। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भी देख लेते हैं साथ में, D1.6 अबाउट नेगेटिव मूवमेंट रिइंफोर्समेंट एट डिसकंटिन्यूस एज। ये वाला कंटिन्यूस एज के लिए था, ये वाला डिसकंटिन्यूस एज के लिए है, और दोनों ही अपर लेयर के लिए हैं। अबाउट 50% रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड अप टू 0.15L फ्रॉम द सपोर्ट, मतलब AST जो है उसका आधा। तो इसको हम लोग फिगर में देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा फिगर है, तो इसमें जैसे D1.5 कह रहा है नेगेटिव मूवमेंट कंटिन्यूस एज के लिए 100% रिइंफोर्समेंट कंटिन्यू अप टू 0.15L फ्रॉम द सपोर्ट, और 50% 0.30L फ्रॉम द सपोर्ट। मतलब जो 100% रिइंफोर्समेंट है उसमें से 0.15L फ्रॉम द सपोर्ट तक जाएगा। तो हम लोग यहाँ सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं तो 0.15Lx तक हम लोग इसको प्रोवाइड करेंगे, और एटलीस्ट 50% जो है उसको Ly 0.30Ly तक एक्सटेंड करेंगे, और लेकिन जो 100% है उसको हम लोग 0.15Lx तक। और ये था हमारा कॉन्टिन्यूस एज के लिए। जैसे डिसकंटिन्यूस एज है तो उसमें यही डिस्टेंस हो जाती है 0.10Ly। तो जैसे ये डिसकंटिन्यूस एज है तो 50% रिइंफोर्समेंट हम लोग इसमें सिर्फ 50% रिइंफोर्समेंट को जो भी AST पॉजिटिव होता है, और ये होता है AST पॉजिटिव का जो हम लोगों ने D1.4 में कैलकुलेट किया था, उसका हम लोग उसका 50% हम लोग अपर लेयर में 0.10L तक डिसकंटिन्यूस एज से हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जैसे ये डिसकंटिन्यूस एज है तो ये AST पॉजिटिव का हम लोग आधा 0.10Ly और 0.10Lx तक प्रोवाइड करेंगे डिसकंटिन्यूस एजेस में। कॉन्टिन्यूस एजेस में 50% 0.15Lx तक और 50% 0.30Ly तक एक्सटेंड करते हैं। ओके, नेक्स्ट है टॉर्जन रिइंफोर्समेंट क्लॉज D1.8 एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्लैब वेयर 2 एजेस आर डिसकंटिन्यूस टॉर्जन रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन 4 लेयर्स। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक स्लैब है, इसमें ये एज कॉन्टिन्यूस है, ये एज भी कॉन्टिन्यूस है, ये एज डिसकंटिन्यूस है, ये एज डिसकंटिन्यूस है। तो पहला पॉइंट ये बोलता है वेयर 2 एजेस आर डिसकंटिन्यूस टॉर्जन रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन 4 लेयर्स, मतलब ऐसा कॉर्नर जहाँ पे 2 एजेस डिसकंटिन्यूस हो रही हों। तो वो ये कौन है, तो यहाँ पे हम लोग जो टॉर्जन रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं वो 4 लेयर्स में प्रोवाइड करते हैं। कुछ इस तरह से LX डायरेक्शन में, और उसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन में अपर लेयर में, और LX डायरेक्शन में, और उसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लोअर लेयर में। फिर है लेंथ ऑफ बार इन ईच लेयर इज Lx/5 फ्रॉम द फेस ऑफ द सपोर्ट। लेंथ ऑफ द बार होगी, जो लेंथ होगी इस टॉर्जन रिइंफोर्समेंट की,
वो फ्रॉम फेस ऑफ द सपोर्ट होगी Lx/5, मतलब जो ये डिस्टेंस होगी Lx/5 या Ly/5 फ्रॉम द फेस ऑफ द सपोर्ट होगी। नेक्स्ट है reinforcement in each layer of 4 layers shall be 3/4 और 75% of the maximum steel provided in middle strip। मतलब जो हम लोग reinforcement प्रोवाइड करेंगे इस हर एक इन 4 लेयर्स में, उसमें हर एक लेयर में 75% मैक्सिमम स्टील का होना चाहिए। मतलब जो हम लोगों ने AST पॉजिटिव जो प्रोवाइड किया था उसका 3/4 हम लोग एक लेयर में प्रोवाइड करेंगे टॉर्जन इन्फोर्समेंट में। जो हम लोगों ने AST पॉजिटिव प्रोवाइड किया था उसका 3/4 हम लोग टॉर्जन इन्फोर्समेंट की एक लेयर में प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट, एट द कॉर्नर ऑफ द स्लैब वेयर वन एज इज डिसकंटिन्यूअस टॉर्जन इन्फोर्समेंट इज इक्वल टू द हाफ दैट डिस्क्राइब्ड अबाउट शैल बी प्रोवाइडेड। मतलब ऐसा कॉर्नर जिसकी एक एज डिसकंटिन्यूअस हो, जैसे ये हो गया, ये हो गया, तो यहाँ पे हम लोग टॉर्जन इन्फोर्समेंट जो होगा वो उसका हाफ कर देंगे। तो जैसे हम लोग यहाँ पे 3/4 प्रोवाइड कर रहे थे इस कॉर्नर पे, तो अब इन दोनों कॉर्नर्स पे हम लोग प्रोवाइड करेंगे 3/8 AST पॉजिटिव का के बराबर। नेक्स्ट है टॉर्जन इन्फोर्समेंट नीड नॉट टू बी प्रोवाइडेड एट एनी कॉर्नर कंटेंड बाई बोथ एजेस ओवर विच द स्लैब इज कॉन्टिन्यूअस। मतलब हम लोग ऐसे कॉर्नर पे टॉर्जन इन्फोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं जिसकी दोनों एजेस कॉन्टिन्यूअस होते हैं। जैसे मतलब ये इसकी एज कॉन्टिन्यूअस है, ये एज कॉन्टिन्यूअस है, तो हम लोग इस वाले कोने पे टॉर्जन इन्फोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ इस पे और इस पे कॉन्टिन्यूअस प्रोवाइड करेंगे। इस पे जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे उसकी हर एक लेयर में 3/4 इंटू AST पॉजिटिव के बराबर प्रोवाइड करेंगे रिइंफोर्समेंट, और इसमें 3/8 AST पॉजिटिव के बराबर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। और हर एक लेयर में हर एक टॉर्जन इन्फोर्समेंट की जो लेंथ होगी वो Lx/5 फ्रॉम द सपोर्ट होगी। और ये 4 लेयर में रिइंफोर्समेंट टॉर्जन इन्फोर्समेंट प्रोवाइड किया जाएगा इन 3 जगह। ये क्लॉज 1.9 वन इज कॉन्टिन्यूस एंड अदर इज डिसकंटिन्यूस, मतलब वन इज कॉन्टिन्यूस और अदर इज डिसकंटिन्यूस है। तो ये जैसे हैं क्लॉज नंबर, जैसे ये है पॉइंट नंबर 3 एंड 2, वन इज कॉन्टिन्यूस अदर डिसकंटिन्यूस। तो इसमें भी हम लोग जो टॉर्जन इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं 4 लेयर में प्रोवाइड करते हैं। लेंथ ऑफ रिइंफोर्समेंट Lx/5 फ्रॉम द फेस ऑफ सपोर्ट होती है, और एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट इन ईच लेयर शुड नॉट बी लेस देन द 3/8 इंटू AST पॉजिटिव। नेक्स्ट है D10, ये है टॉर्जन इन्फोर्समेंट नीड नॉट टू बी प्रोवाइडेड एट एनी कॉर्नर कंटेंट बाई एजेस ओवर बोथ ऑफ विच द स्लैब इज कॉन्टिन्यूस। मतलब जैसे चौथा नंबर सपोर्ट है जहाँ पे ये दोनों एजेस कॉन्टिन्यूस हैं, तो हम लोग ऐसी जगह पे कोई भी टॉर्जन इन्फोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं। नेक्स्ट है टू डिटरमाइन द डेप्थ, तो हम लोग mx निकालेंगे αx इंटू डब्ल्यू इंटू LX² से, और my हम लोग निकालेंगे αy इंटू डब्ल्यू इंटू LX² की मदद से, और इन दोनों को KFC के BD² के बराबर कर देंगे। और यहाँ से भी जो भी हमें डेप्थ मैक्सिमम मिलेगी उस डेप्थ को हम लोग अडॉप्ट कर लेंगे। फिर है टू डिटरमाइन द रीइंफोर्समेंट, इसको हम लोग कैलकुलेट करने के लिए जो हम लोगों ने मूवमेंट यहाँ से निकाला था उसको हम लोग 0.87 Fy AST इंटू D माइनस Fy अपॉन FC के इंटू AST अपॉन B के बराबर करके कर देंगे। तो एक बार हमें x डायरेक्शन में हमें मिल जाएगा, और जब हम लोग My को बराबर कर देंगे 0.87 Fy AST इंटू D माइनस Fy अपॉन FC के इंटू AST अपॉन B, तो हमें AST इन y डायरेक्शन मिल जाएगा। और हमें ये ध्यान रखना होगा कि AST जो आ रहा है यहाँ से वो AST मिनिमम से ग्रेटर होना चाहिए। नेक्स्ट है डिज़ाइन फॉर शेयर, जनरली स्लैब इन सेफ इन शेयर, बट और बीम के लिए जो होता है वो टाउ स्मॉलर देन टाउ सी होता है, लेकिन स्लैब के लिए हम लोग यहाँ पे टाउ स्मॉलर और इक्वल देन k इंटू टाउ सी कर देते हैं, वेयर k इज़ द फंक्शन ऑफ डेप्थ। जहाँ पे k की वैल्यू अगर डेप्थ 150 से स्मॉलर या उसके बराबर है तो 1.3 होती है, अगर D की वैल्यू 150 और 300 mm के बीच में है तो K की वैल्यू 1.6 माइनस 0.002 D के बराबर होती है, और अगर D की वैल्यू 300 से बड़ी या उसके बराबर है तो हम लोग K की वैल्यू 1 कर देते हैं। टाउ सी ऑफ थिनर स्लैब इज़ ग्रेटर देन द टाउ सी ऑफ द थिकर स्लैब, शेयर कैपेसिटी इंक्रीजेज। इसका ये मतलब है कि थिनर जो स्लैब होती है उसकी शेयर कैपेसिटी ज़्यादा होती है। There is no difference between the beam and slab when D is greater or equal than 300 mm. But if tau V is greater than tau C, then it is equal to the VU upon VD. Then we need to increase the depth of the slab to make it safe in shear. मतलब अगर हमारा टाउ V ग्रेटर देन टाउ C हो जाएगा तो हम लोगों को डेप्थ ऑफ द स्लैब बढ़ानी होगी, इसको स्लैब को shear में सेव करने के लिए। सॉलिड स्लैब के लिए जो हमारा टाउ V होता है वो शुड बी स्मॉलर देन द 0.5 इंटू टाउ C मैक्स होना चाहिए।